हाय दोस्तों, मैं हूं प्रतीक्षा और साइबर पीस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारी जिंदगी देखते ही देखते इतनी डिजिटल और वर्चुअल हो गई है कि हम में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन ज़्यादा रहते हैं और ऑफलाइन कम। हमारे दिन का एक बड़ा हिस्सा फ़ोन और कंप्यूटर पर ऑनलाइन बीतता है। एक वक्त था जब हम छोटे छोटे काम जैसे ट्रेन का टिकट करवाना या परीक्षा का रिजल्ट चेक करना, इन सब के लिए साइबर कैफे जाया करते थे। मगर अब ये सुविधाएं हमारे मोबाइल फोन में ही उपलब्ध हैं। जब इंडिया में इंटरनेट नया नया आया था, तब अक्सर स्कूलों में एक निबंध लिखने को आया करता था, इंटरनेट वरदान या अभिशाप। दिलचस्प है कि इस मसले पर लोग आज भी बटे हुए हैं, और बटे भी कैसे नहीं। इंटरनेट जितनी सहूलियत लेकर आता है, उतने ही अपराध भी लेकर आता है। आप आए दिन सुनते होंगे कि कहीं किसी के साथ बैंक फ्रॉड हो गया, तो कोई ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। कभी किसी महिला की तस्वीरें चोरी हो गई, तो कहीं किसी नेता या सेलिब्रिटी का अकाउंट हैक हो गया। इंटरनेट की बढ़ती कवरेज के साथ इससे जुड़े अपराध भी बढ़ रहे हैं और अपराधी लोगों को फंसाने के नए नए तरीके निकाल रहे हैं। अब जैसा कि हमारा नाम है साइबर पीस, इस शो के जरिए हम साइबर वर्ल्ड यानी इंटरनेट की दुनिया को और सुरक्षित बनाने की ओर काम करेंगे। हम आपको बताएंगे कि इंटरनेट की दुनिया में अपराध से किस तरह बचे रहें, किस तरह सुरक्षित रहें और किस तरह इसे वरदान ही बने रहने दें, अभिशाप न बनने दें। इस कड़ी में आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं उन अपराधों से जो इंटरनेट पर होते हैं। सुनने में आपको लग सकता है कि भाई हम इंटरनेट पर क्या ही करते हैं, दिन की 4 रील देख लेते हैं, फेसबुक पर 2-4 पोस्ट लाइक कर लेते हैं, भाई हम तो सुरक्षित हैं। लेकिन यकीन मानिए, हम में से अधिकतर लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि मात्र सोशल मीडिया के इस्तेमाल से ही हमारे साथ किस तरह के अपराध हो सकते हैं। ये शो और इसमें जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कोविड महामारी ने इंडिया में इंटरनेट के इस्तेमाल को एक नई रफ्तार दे दी है। अचानक ही लगभग सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। जिन चीज़ों में ऑनलाइन या डिजिटल होने की रफ्तार उतनी तेज नहीं थी, उनमें भी ऐसा हो गया। फ़ोन पर पेमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा, बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन हुई और एडटेक कंपनियों ने ऐसी ग्रोथ देखी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। बहुत सारे ऑफिस कर्मचारियों के घरों से चलने लगे और कई कंपनियों ने इस मॉडल को लॉन्ग टर्म के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से अपना लिया। जूम मीटिंग्स अब काम का हिस्सा हो गई। क्योंकि हमारे जीवन का आधा काम अब इंटरनेट पर होने लगा है और स्मार्टफोन उन हाथों तक भी पहुंच रहे हैं जिन लोगों तक शिक्षा और अवेयरनेस नहीं पहुंच रही, जरूरी है कि इंटरनेट के सही इस्तेमाल की बारीकियां आप सब तक पहुंचाई जाएं। भारत में 60% लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं और पिछले सालों में गांवों में इंटरनेट शहरों से दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में इस साल मोबाइल फोन यूजर्स की संख्या 100 करोड़ हो जाएगी और उनमें से आधों के पास स्मार्टफोन होगा। 5G की पहुंच इनमें से अभी 5% लोगों तक हो जाएगी। करीब 25 साल में एक नया संसार डेवलप हो गया है, एक आभासी, एक वर्चुअल संसार। लेकिन क्या ये इतना वर्चुअल है? ये सो कॉल्ड वर्चुअल क्योंकि इंसानों ने ही बनाया है और वही उसे दिन रात इस्तेमाल और कंट्रोल करते हैं, उनके सो कॉल्ड रियल के जैसा ही है। जैसी रियल दुनिया है, खूबसूरत भी है लेकिन भयानक भी, उम्मीद और प्यार से भरी लेकिन डिप्रेस्ड और असुरक्षित भी। इस संसार में खतरा है, क्राइम है और उनसे निपटने के लिए उपाय हैं और कानून भी हैं। साइबर पीस एकेडमी में आज हम समझने की कोशिश करते हैं साइबर खतरा और साइबर क्राइम क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, साइबर हाइजीन क्या होता है और कैसे आप इन खतरों से सुरक्षित रह सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है, इसे डिफाइन कैसे किया जाता है। भारतीय कानून साइबर क्राइम की कोई सटीक परिभाषा प्रदान नहीं करता। कोई भी कानून, यहां तक कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और आईटी संशोधन अधिनियम 2008 भी साइबर अपराध को अलग से परिभाषित नहीं करते। सामान्य तौर पर साइबर क्राइम शब्द का अर्थ किसी भी गैर कानूनन गतिविधि से है जिसे इंटरनेट या कंप्यूटर की मदद से अंजाम दिया जाता है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक साइबर अपराध ऐसे अपराध हैं जो व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों की प्रतिष्ठा, निजता और संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के आपराधिक मकसद से किए जाते हैं और जिनमें विक्टिम को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शारीरिक या मानसिक नुकसान या हानि पहुंचाने के लिए इंटरनेट, उसके टूल्स जैसे चैट रूम, ईमेल, नोटिस बोर्ड, ग्रुप या मोबाइल फोन के कॉल या मैसेज का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य तौर पर ऐसा हर अपराध साइबर क्राइम है जिसे अंजाम देने के लिए इंटरनेट, कंप्यूटर या मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जाता है। यह अपराध का वो प्रकार है जिसमें अपराधियों, ज्यादातर हैकर, द्वारा ऑनलाइन माध्यम से आपके डिवाइस जैसे लैपटॉप, मोबाइल या आपके नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य डिवाइसेस पर अनऑथराइज्ड एक्सेस करके विभिन्न अपराधों को अंजाम दिया जाता है, जैसे हैकिंग, ऑनलाइन ठगी, प्राइवेसी लीक, साइबर बुलिंग वगैरह। आइए इन सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए। सबसे पहले बात साइबर स्टॉकिंग की। इसका मतलब है कोई छुपकर इंटरनेट पर आपकी गतिविधियों को फॉलो करता है और उसके बारे में आपको परेशान करने वाले मैसेज भेजता है या उस सार्वजनिक सूचना का इस्तेमाल कहीं और गलत ढंग से करता है। साइबर स्टॉकर्स अक्सर इंटरनेट की गुमनामी का लाभ उठाते हैं, जिसके चलते वो बिना किसी को पता लगे अपनी गतिविधियों को जारी रख पाते हैं। वे व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन में घुसपैठ करते हैं, कभी दोस्तों, परिवार के सदस्यों से संपर्क करके या कभी नकली मेल और मैसेज भेजकर। ऐसा संभव है। साइबर स्टॉकिंग एक व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान करता है, इसलिए कभी कभी मनोवैज्ञानिक आतंकवाद भी इसे कहा जाता है। स्टडीज बताती हैं कि लगभग 90% स्टॉकर्स पुरुष हैं और लगभग 80% महिलाएं इस तरह के उत्पीड़न का शिकार किसी न किसी स्तर पर होती हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। इसी साल की शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने एक 25 साल के आदमी को गिरफ्तार किया जो सोशल मीडिया पर सनी चौहान के नाम से मौजूद था। पिछले साल एक महिला ने उसके खिलाफ साइबर स्टॉकिंग और एक्सटॉर्शन की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। जानते हैं उस महिला के साथ हुआ क्या था? इस व्यक्ति ने महिला से इंस्टाग्राम के जरिए बातचीत करना शुरू किया। समय के साथ इसने महिला का भरोसा जीता और उसका व्हाट्सएप नंबर ले लिया, जिसके बाद एक वीडियो कॉल के दौरान उसने महिला को नग्न होने के लिए उकसाया। उसी अवस्था में उसने महिला का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जाहिर है ऐसा कुछ भी होगा तो महिला घबरा जाएगी। बदनामी के डर से महिला ने उस व्यक्ति को 1.25 लाख रुपए चुकाए, लेकिन वो व्यक्ति सोशल मीडिया पर उसका वीडियो अपलोड करने की धमकी देता रहा। वो इतने पर भी नहीं रुका, उसने महिला का वीडियो उसके पति को भेज दिया और 70,000 रुपयों की और डिमांड रखी। पुलिस ने जब इस आदमी से पूछताछ की तो पता चला कि वो आदमी अक्सर ऐसा करता था और इसी तरह वो कई महिलाओं को फंसा चुका था। बदनामी के डर से कोई भी महिला पैसे चुकाने को तैयार हो ही जाएगी और इसी सोच को वो हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहा। इस केस में तो महिला असल में वीडियो कॉल का हिस्सा थी, लेकिन कई केस ऐसे भी होते हैं जिसमें महिलाओं की सोशल मीडिया पर मौजूद आम तस्वीरों को मॉर्फ कर उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश की जाती है। कई केस ऐसे भी सुनने में आते हैं जिसमें महिलाओं को बराबर मैसेज भेजे जाते हैं, अश्लील तस्वीरें भेजी जाती हैं और उनकी ओर से कोई जवाब ना आने की सूरत में उन्हें अब्यूजिव मैसेज भेजे जाते हैं, गालियां दी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट है बौद्धिक संपदा की चोरी। आप इंटरनेट पर अपना लेख, कविता, पेंटिंग, फिल्म वगैरह अपलोड करते हैं और अगर कोई उसे बिना आपसे इजाज़त लिए या बिना आपको उसकी फीस चुकाए व्यावसायिक रूप से उसका इस्तेमाल कर ले या अपने नाम से छाप दे तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट कहलाता है। बौद्धिक संपदा को पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वगैरह के साथ सुरक्षित किया जा सकता है, लेकिन अक्सर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। इसके दायरे में ट्रेड सीक्रेट्स और दूसरी बिजनेस इंफॉर्मेशन और डेटा की चोरी भी आते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हाल ही में जब पठान फिल्म रिलीज होने वाली थी, एक दिन पहले खबरें आई कि फिल्म लीक हो गई है। कई वेबसाइट और टॉरेंट साइट से फिल्में डाउनलोड होने लगी, ऐसी भी खबरें आई। लेकिन ये ऐसी इकलौती फिल्म नहीं थी। इसके पहले ब्रह्मास्त्र, RRR, पुष्पा, दृश्यम 2 और बीते कई सालों में कई फिल्में लीक होने की खबरें आ चुकी हैं। जब फिल्में रिलीज के पहले या उसके तुरंत बाद लीक हो जाती हैं तो लोग उसे थिएटर में देखने के बजाय मुफ्त में डाउनलोड कर देखने लगते हैं। ऐसे में फिल्म की कमाई को बड़ा झटका लगता है। इसी तरह कई किताबें और डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं जो डाउनलोड हो जाती हैं। गैर कानूनी तरीके से फिल्में, किताबें वगैरह बेचना पायरेसी कहलाता है और ये भी एक किस्म की बौद्धिक प्रॉपर्टी की चोरी है। अगर आप YouTube वीडियोस या Instagram रील्स देखते होंगे तो आपने पाया होगा कि कई बार एक ही वीडियो आपको अलग अलग हैंडल्स या चैनल्स पर अपलोडेड दिखता है,
जबकि उसका ओरिजिनल सोर्स कोई और ही होता है। ये भी एक किस्म की इंटेलेक्चुअल चोरी है और तमाम सोशल मीडिया साइट्स एआई के जरिए इसकी रोकथाम के तरीके खोजने में लगी हुई हैं। इंटरनेट के दौर में इस तरह की चोरी बेहद आम है, क्योंकि इस पर साझा की जा रही जानकारी को कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल है। अब बात करते हैं सलामी हमले की। सलामी साइबर हमले में साइबर अपराधी और हमलावर कई बड़ी रकम बनाने के लिए बैंक खातों से बहुत कम राशि में पैसे चुराते हैं। चोरी किया हुआ अमाउंट इतना कम होता है कि एक मामले में उसे नोटिस करना मुश्किल हो जाता है। अब मान लीजिए एक बैंक कर्मचारी बैंकिंग सॉफ्टवेयर में एक प्रोग्राम बनाता है जो हर ग्राहक के खाते से एक कम राशि जैसे कि 3 रुपए पर मंथ कम करता है। ये सामान्य धारणा है कि कोई भी ग्राहक शायद इतनी छोटी कटौती पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन ये साइबर अपराधियों के लिए फायदेमंद साबित होता है जो बड़े पैसे कमाते हैं। इसका नाम सलामी से आता है, जो एक तरह का प्रोसेस्ड मीट होता है। अगर आपने भी सलामी देखा हो तो आपको पता होगा कि इसकी स्लाइस काट काट कर इसको खाया जाता है। ठीक इसी तरह सलामी अटैक में भी छोटी छोटी परतों में ठगी की जाती है। रिसर्च बताती है कि इस तरह की चोरी सबसे ज्यादा माइक्रो डिपॉजिट के केस में होती है। इसे ऐसे समझिए, जब कभी आप गूगल पे या इसी तरह के किसी ऐप से अपने बैंक अकाउंट को जोड़ते हैं तो बैंक वेरिफिकेशन के लिए अक्सर आपके खाते से 1 रुपया काटता है, फिर वो 1 रुपया आपके खाते में वापस आ जाता है। कुछ साइबर चोर बैंक को चकमा देने के लिए एक साथ हजारों खाते वेरिफिकेशन के लिए भेज देते हैं। ऐसे में अगर उन्होंने 100 खातों में से 1-1 रुपए बैंक से चुरा लिए तो उनकी 100 रुपए की कमाई हो जाती है। यही काम अगर बड़ी संख्या में एक बड़े स्तर पर किया जाए तो बैंक के लिए इसे ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके खाते से कोई 1756 रुपए की खरीद होती है और हैकर इसे 1758 रुपए में तब्दील कर 2 रुपए चुरा ले तो शायद आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए बैंक से कट रहे अमाउंट को लेकर हम सभी को बेहद सतर्क रहना होगा। अब आते हैं एक ऐसे शब्द पर जो बहुत ही कॉमन है, स्पैमिंग। इसका मतलब होता है किसी को टारगेट करके बड़ी संख्या में ईमेल या मैसेज भेजना। ईमेल की एक बड़ी मात्रा सर्वर पर रिसीवर के इनबॉक्स को भर देती है, या कुछ मामलों में सर्वर इतनी बड़ी मात्रा में डेटा प्राप्त करने में विफल हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। ईमेल स्पैम करने के कई तरीके हैं जो रिसीवर के ईमेल पते पर लगातार हजारों या लाखों ईमेल भेजने में सक्षम होते हैं। रिसीवर का इनबॉक्स बड़ी संख्या में अनचाहे मेल से भर जाता है और वो व्यक्ति आगे महत्वपूर्ण ईमेल प्राप्त नहीं कर पाता। स्पैमिंग के लिए सोशल मीडिया और व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी आम है। आपके साथ भी ऐसा जरूर होता होगा कि कभी प्रॉपर्टी खरीदने, कभी क्रेडिट कार्ड लेने, कभी वेट लॉस करने को लेकर तमाम मैसेजेस ऐसे सोर्स से आते होंगे जिनके साथ आपने ना कभी अपना नंबर शेयर किया है, ना ही उनकी अपडेट्स को आपने सब्सक्राइब किया है। स्पैम से पैदा होने वाली सबसे आम दिक्कत यह है कि यह आपके महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन चैनल्स को गैर जरूरी जानकारी से भर देता है। इसका सीधा असर ईमेल सर्वर्स पर भी पड़ता है, जिन्हें मेंटेन करना एक महंगा काम है। इसके साथ ही ये यूजर के लिए वक्त की बर्बादी लेकर आता है, क्योंकि स्पैम मैसेज को पढ़ने से लेकर डिलीट करने में लोगों का समय जाया होता है। कई बार गैर जरूरी ईमेल्स और मैसेजेस के बीच जरूरी जानकारी खो जाती है या गलती से डिलीट हो जाती है, और कई बार स्पैम मेल्स आपको फिशिंग के जाल में फंसा सकते हैं। इसी बात पर समझते हैं फिशिंग क्या है, जो एक और प्रकार का साइबर अटैक है। फिशिंग एक तरह का फ्रॉड है जो व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी यानी फाइनेंशियल जानकारी को पकड़ने के लिए ईमेल या फोन कॉल के माध्यम से किया जाता है। अपराधी ईमेल भेजता है जो अच्छी तरह से ज्ञात और भरोसेमंद दिखने वाले डोमेन एड्रेस से आता है और आपकी फाइनेंशियल जानकारी जैसे बैंक का नाम, क्रेडिट कार्ड नंबर, आधार नंबर, खाता नंबर या पासवर्ड पूछता है। बात फिशिंग की हो ही रही है तो जामताड़ा का नाम आपको याद जरूर आया होगा। जामताड़ा को अक्सर फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि झारखंड के इस इलाके से हजारों फिशिंग की खबरें आ चुकी हैं। केवल 2021 में जामताड़ा में फिशिंग के 76 केस रिपोर्ट हुए थे और 2022 में भी ये संख्या घटती नहीं दिख रही थी। जामताड़ा के ठगों के पास एक नहीं सैकड़ों तरीके हैं जिससे वो फिशिंग करते थे। उदाहरण के लिए एक बार उन्होंने सैकड़ों लोगों को बल्क मैसेज भेजे कि आज रात तक आपने बकाया बिजली का बिल नहीं चुकाया तो आपकी बिजली की सेवा बंद कर दी जाएगी। साथ में पेमेंट का लिंक दिया गया। जैसे ही व्यक्ति लिंक पर क्लिक करता, फोन में एक मिररिंग ऐप डाउनलोड हो जाता, जिसके जरिए ठग वो सब देख सकते थे जो आप अपने फोन में टाइप कर रहे हैं। इस तरह वो खाता नंबर, पिन नंबर सब कुछ देख लोगों के अकाउंट से पैसे चुरा लेते थे। फिशिंग का मामला महज पैसों तक सीमित नहीं होता, कई बार ये मानसिक प्रताड़ना के लिए भी किया जाता है।
कुछ वक्त पहले मशहूर पत्रकार और न्यूज़ एंकर निधि राजदान के साथ भी एक ऐसा ही कांड हुआ था। उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक ईमेल आया जिसमें उन्हें जर्नलिज्म विभाग में पढ़ाने का ऑफर आया था। ईमेल पर हुए लंबे संवाद के बाद उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। बाद में थोड़ी पड़ताल के बाद उन्हें पता चला कि वो फिशिंग का शिकार हुई थी। न ही वो मेल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से था, न ही वहां पत्रकारिता का उस नाम का विभाग था जिसमें उनकी अपॉइंटमेंट की बात कही गई थी। इस तरह की कई घटनाएं होने की खबरें अक्सर आती रहती हैं जिसमें लोगों को मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना सहनी पड़ती है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट की। पहचान की चोरी एक प्रकार की धोखाधड़ी है जिसमें एक व्यक्ति कोई और होने का दिखावा करता है और किसी और के नाम के साथ अपराध करता है। अपराधी किसी और व्यक्ति जैसा दिखने के लिए नाम, पता, क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक खाता संख्या जैसी जानकारी या कोई अंश और चुरा सकता है और किसी दूसरे के नाम पर अपराध करता है। अपराधी चोरी की गई व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी का उपयोग अपने बैंक खाते तक पहुंचने, नए खाते खोलने, बैंक की शेष राशि को ट्रांसफर करने या खरीदने के लिए कर सकता है। हाल ही में मुझे मेरे एक कई साल पुराने कॉलेज के क्लासमेट का फेसबुक मैसेज आया कि उसे कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है। मुझे ये बात कुछ अजीब लगी क्योंकि उस क्लासमेट से मेरी न ही कई साल से बात हुई थी, न ही मेरी इतनी गहरी दोस्ती थी कि वो मुझसे इतनी ईजिली पैसे मांग ले। मैंने कुछ और क्लासमेट्स को कॉल किया तो पता चला कि कई लोगों को उसकी ओर से ऐसा मैसेज आया था। जब हमने मिलकर उस क्लासमेट से फ़ोन पर संपर्क किया तो पता चला कि ये उसकी असल प्रोफाइल है ही नहीं और कोई अन्य व्यक्ति उसका फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों से पैसे मांग रहा था। आपने बंटी और बबली जैसी फिल्मों में देखा होगा कि ठग किस तरह कोई अन्य व्यक्ति बनकर दूसरों के साथ ठगी कर लेते हैं। यही काम जब इंटरनेट पर होता है तो उसे आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी कहते हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण था। जैसा कि हमने आपको बताया, लोग सिर्फ नाम और तस्वीर नहीं बल्कि क्रेडिट कार्ड से लेकर आपके तमाम अन्य डिटेल्स चुरा कर आपके नाम से अपराध कर सकते हैं। इसी से जुड़ा एक और साइबर अपराध है जिसका नाम है स्पूफिंग। ये एक ऐसी तकनीक है जिसपे कंप्यूटर तक अनऑथराइज्ड रीच होती है, जिससे अपराधी आईपी एड्रेस के साथ नेटवर्क वाले कंप्यूटर को संदेश भेजता है। रिसीवर को ऐसा लगता है कि मेल को एक भरोसेमंद सोर्स ने भेजा है। आईपी स्पूफिंग करने के लिए एक हैकर पहले एक विश्वसनीय होस्ट आईपी एड्रेस खोजने का प्रयास करता है और फिर पैकेट्स इस तरह बदले जाते हैं कि लगे कि पैकेट्स को मूल होस्ट बनाया जा रहा है। स्पूफिंग काफी हद तक आइडेंटिटी थेफ्ट से मेल खाता है। इसका इस्तेमाल पैसों से लेकर नाजुक जानकारी चुराने तक किया जा सकता है। हाल ही में हमारे ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज को हमारी बॉस के नाम से एक ईमेल आया जिसपे लिखा था कि उन्हें एक क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है जिसके लिए कुछ गिफ्ट कार्ड्स की आवश्यकता है। एम्प्लॉय से कहा गया कि वो तय अमाउंट के 15 गिफ्ट कार्ड अपनी जेब से खरीद कर उन्हें भेज दें, बाद में उन्हें कंपनी रीइंबर्स कर देगी, यानी उनके पैसे चुका देगी। चूंकि हमारे दफ्तर में इस तरह की खरीद कभी नहीं हुई, एम्प्लॉयज को डाउट हुआ और ये मसला उन्होंने बॉस तक पहुंचाया, जिसके बाद मालूम पड़ा कि उन्होंने इस तरह के कोई ईमेल या मैसेज नहीं भेजे हैं। वक्त रहते मसले की शिकायत की गई और जांच शुरू की गई। कई बार स्पूफ अटैक के जरिए बाहरी व्यक्ति किसी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय से न सिर्फ पैसे बल्कि अन्य जरूरी जानकारी या बिजनेस सीक्रेट्स निकलवा लेते हैं, जिससे विरोधी कंपनी को फायदा होता है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि कोई भी ऐसा मेल जिसमें खरीद या सेंसिटिव जानकारी शामिल हो, उसका सोर्स जरूर चेक करें। अगले अपराध पे आते हैं। इसके बारे में भी आपने सुन रखा होगा, वायरस और वर्म्स। एक कंप्यूटर वायरस को फैलने के लिए दूसरे मीडियम की जरूरत होती है। वैसे ही जैसे शरीर को बीमार करने वाले वायरस को काम करने के लिए हमारे शरीर की जरूरत होती है। कोविड के दौर में आपने ये सब जरूर जाना होगा। खैर, आम शब्दों में कहें तो कंप्यूटर में वायरस केवल तभी एक्टिव होता है जब ये अपने आप को किसी मैलवेयर प्रोग्राम या यूजेबल फाइल्स के साथ जोड़ता है। जब हम इन सहायक फाइलों को खोलते हैं तो वायरस एक्टिव हो जाता है। एक वायरस आपके कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम या ऐप को या पूरे कंप्यूटर को ठप कर सकता है। वर्म्स भी एक तरह के वायरस ही हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस यह है कि वर्म को सहायक अटैच्ड फाइलों की जरूरत नहीं होती, जबकि वायरस को अटैच्ड फाइलों की जरूरत होती है। दुनिया में ऐसे कई वायरस अटैक हुए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को भारी नुकसान किए हैं। वायरस अटैक का सबसे पुराना और मशहूर उदाहरण 23 साल पुराना है, जब पूरी दुनिया को आई लव यू नाम के वायरस ने जकड़ लिया था। मई 2000 में अलग अलग दफ्तरों में काम कर रहे कई लोगों को एक ईमेल आता है जिसके सब्जेक्ट में लिखा होता है आई लव यू। जाहिर है ऐसे ईमेल को कोई भी खोलकर जरूर देखेगा, खासकर उस दौर में जब कंप्यूटर वायरस को लेकर लोगों के बीच जानकारी की बेहद कमी थी। ईमेल लोगों के दोस्तों, ऑफिस के सीनियर्स या अन्य पहचान के लोगों के नाम से आया था।
ईमेल में लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें एक प्रेम पत्र भेजा है जिसे पढ़ने के लिए तुम्हें अटैचमेंट पर क्लिक करना होगा। उत्सुक होकर कई लोगों ने अटैचमेंट पर क्लिक किया, मगर क्लिक करने के बाद कुछ हुआ नहीं। लोगों ने ईमेल तो बंद कर दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें पता चलता है कि उनके कंप्यूटर की अधिकतर फाइल्स करप्ट हो गई हैं, यानी उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। इसके साथ ही जिस व्यक्ति ने अटैचमेंट खोला था उसके नाम से अन्य लोगों को आई लव यू सब्जेक्ट के साथ ईमेल चला गया है। जब पूरे मसले की जांच हुई तो जानते हैं क्या पता चला कि इस वायरस को महज 24 साल के एक लड़के ने बनाया था, जो फिलीपींस के मनीला शहर का रहने वाला था। ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि इंटरनेट के दाम उस वक्त बहुत महंगे थे और वो वायरस के जरिए दूसरों के पासवर्ड चुराकर इंटरनेट इस्तेमाल करता था। वायरस की बात हो रही है तो ट्रोजन हॉर्स की बात करना भी जरूरी है। ट्रॉय के फेमस युद्ध के दौरान लकड़ी के एक बड़े से घोड़े में छुपकर सैनिक हमला करते हैं। ये नाम वहीं से आया है। ये ऐसे खतरनाक सॉफ्टवेयर है जो पहली नज़र में आपको यूजफुल लगता है, बहुत उपयोगी लगता है, लेकिन वास्तव में कंप्यूटर और उसके सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। कुछ ट्रोजन आपके कंप्यूटर को रिमोट कंट्रोल करने के लिए हैकर्स के लिए रास्ता बनाते हैं, जिनसे गोपनीय और व्यक्तिगत जानकारी चोरी हो सकती है। ट्रोजन हॉर्स की खास बात यह है कि यूजर इसे खुद ही डाउनलोड करते हैं, अमूमन इसलिए क्योंकि ये कोई काम का सॉफ्टवेयर लगता है। अगर आप इंटरनेट से कोई गाना या फिल्म डाउनलोड करने के लिए किसी साइट पर जाएंगे तो पाएंगे कि वहां 3 से 4 बटन होंगे जिन पर डाउनलोड लिखा होगा, वो जगमगा रहे होंगे। अक्सर लोग गलत लिंक्स के जरिए डाउनलोड कर ट्रोजन हॉर्स अटैक के लिए दरवाजे खोल लेते हैं। कमाल की बात यह है कि ये अक्सर ट्रोजन हॉर्स की ईमेल या विज्ञापन आपको एंटीवायरस या ट्रोजन हॉर्स से बचने के सॉफ्टवेयर के नाम से मिलेंगे। लोगों को लगता है कि अगर इसे डाउनलोड कर लिया तो उनका कंप्यूटर सुरक्षित हो जाएगा, जबकि इसका ठीक उल्टा होता है। इसी कड़ी में जरूरी है कि आप रैंसमवेयर के बारे में भी जानें। बेसिकली ये एक तरह का मैलवेयर है जो आपको अपना ही डेटा और सर्विसेज एक्सेस नहीं करने देता और अटैकर आपसे इसके बदले में रैंसम मांगता है, यानी फिरौती की रकम। जैसे किसी को किडनैप करते वक्त फिरौती मांगी जाती है, ठीक वैसे ही डेटा और सर्विसेज के एक्सेस की किडनैपिंग है ये। अटैकर फिरौती आजकल क्रिप्टो करेंसी में मांगते हैं। इसका हालिया उदाहरण हमें अपने ही देश में मिलता है। 23 नवंबर 2022 को इंडिया के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल संस्थान एम्स के 5 सर्वर पर साइबर अटैक हुआ। अटैक में ऑपरेशन थिएटर की डिटेल्स, पेशेंट की फाइल्स, डॉक्टर्स का डेटा और अन्य मेडिकल इंफॉर्मेशन पूरी तरह एनक्रिप्ट हो गए, जिसके चलते तकरीबन 4 करोड़ पेशेंट्स का डेटा अस्पताल से गायब हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैकर्स ने इंफॉर्मेशन वापस करने के लिए फिरौती में एक मोटी रकम मांगी थी। अब बात DOS और DDoS की। डिनायल ऑफ सर्विस हमले का मतलब है कंप्यूटर सर्वर या नेटवर्क रिसोर्सेज को उसके ऑथराइज्ड यूजर्स के लिए रोक देना। यह अक्सर अस्थायी होता है और थोड़ी देर में इस पर एडमिन काबू पा लेते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई सर्विस वेबसाइट या कोई सोशल मीडिया साइट कुछ घंटों तक काम नहीं कर रही है। उसके पीछे कई बार DOS हमला होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज एक मायने में और भी खतरनाक होता है कि इसमें मैलवेयर एक साथ कई संक्रमित सिस्टम से फैलता है। ये दोनों कहीं दूर बैठकर किए जाते हैं। आपने फिल्मों में अक्सर ऐसे सीन देखे होंगे जिनमें कोई हैकर एक एक करके किसी कंपनी या शहर के सारे सिस्टम्स पर अटैक कर देता है। अब बात एक बहुत ही सेंसिटिव मसले की, जो है पोर्नोग्राफी। इंटरनेट पॉर्न संबंधी साइबर अपराध 2 तरह के हैं। एक वो जिसमें गैर कानूनी ढंग से बनाई गई पोर्नोग्राफी को फोटो या वीडियो के रूप में इंटरनेट पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दूसरा वो है जिसमें किसी पहले से उपलब्ध पोर्नोग्राफिक सामग्री में किसी और व्यक्ति का चेहरा मॉर्फ कर दिया जाता है, जिससे ये लगे कि उस पोर्नोग्राफिक सामग्री का ये किरदार है। ये साइबर स्टॉकिंग से जुड़े मामलों में देखा गया है। कई बार ऐसा राजनीतिक कारणों या परवर्स एंटरटेनमेंट के इरादे से भी किया जाता है। अब बात जासूसी की, यानी साइबर एस्पियोनाज की। साइबर जासूसी इंडिविजुअल यूजर की नहीं, कॉर्पोरेट्स की और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित विभागों, उनकी वेबसाइट और डेटा की होती है, जिसके लिए सिस्टम को हैक कर उसमें सर्वेलांस की जाती है। आज की दुनिया में साइबर वॉरफेयर को 5वीं तरह का युद्ध माना जाता है, जिसमें दुश्मन देश स्ट्रेटेजिक कारणों से एक दूसरे पर साइबर सर्वेलांस और अटैक करते हैं। पुरानी तरह के वॉर के मुकाबले इसकी कोई स्टार्ट डेट और एंड डेट नहीं है। ये हर पल चलने वाला एक वॉर है। हर देश के पास जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, वैसे ही साइबर डिफेंस की भी एक फौज और सिस्टम है। ये हैं कुछ मेजर टाइप्स के साइबर क्राइम, लेकिन इसके अलावा और भी तरह के क्राइम हो सकते हैं, जैसे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फ्रॉड, जिसमें आपको जॉब्स के नाम पर ठगा जाता है। जैसे अभी हमने आपको एक फिशिंग का उदाहरण दिया था।
कभी कभी इस तरह के फ्रॉड बिना पैसे के मोटिवेशन के होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हमने आपको पत्रकार निधि राजदान का एग्जाम्पल दिया था। अब एक सवाल का उपजना ऑब्वियस है कि लोग साइबर अपराध क्यों करते हैं। ठीक उसी कारण से जिसके लिए इंसान कोई भी अपराध करता है, क्योंकि साइबर क्राइम दरअसल ह्यूमन क्राइम है। उन्हें वही मनुष्य करते हैं जो बाकी अपराध भी करते हैं। साइबर क्राइम टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर या फ़ोन नहीं करते, उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल करने वाले इंसान करते हैं। इसके पीछे वही कारण होते हैं जो अपराधों के पीछे होते हैं। टेक्नोलॉजी को वो एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसी कारण बहुत से विशेष साइबर अपराधों को अलग से डिफाइन करना ज़रूरी नहीं समझा जाता, लेकिन ये ज़रूर है कि इन क्राइम्स को रोकने के लिए अलग तरह की नॉलेज और स्किल्स की ज़रूरत होती है। इसलिए साइबर क्राइम सेल्स बनाए गए हैं। अगर आप किसी साइबर अपराध का शिकार हो जाएं तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके खिलाफ कार्रवाई करने के कई तरीके हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है अपराध का शिकार होने से बचना, यानी प्रिवेंशन आपके एंड से। साइबर पीस फाउंडेशन ने प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं उसकी एक चेकलिस्ट तैयार की है। इसे ही साइबर हाइजीन कहते हैं। ये कदम उठाकर आप अपने को इन अपराधों और फ्रॉड से बचा सकते हैं। जैसे मजबूत और अलग पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें, जहां मुमकिन हो वहां 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करें। अपने कंप्यूटर, ब्राउजर और सॉफ्टवेयर में लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स इंस्टॉल करते रहें। अनजान सोर्सेस से आए ईमेल्स में मौजूद लिंक्स को खोलने से बचें। अपने कंप्यूटर में किसी अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का ऑथेंटिक वर्जन जरूर रखें। पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करने से बचें और जब कर सकें वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन का इस्तेमाल जरूर करें। किसी भी अटैचमेंट को डाउनलोड करने या ईमेल में मौजूद लिंक्स को खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि वो सही सोर्स से आए हों। किसी भी पब्लिक कंप्यूटर पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी सेव ना करें। अपने सभी डिवाइसेस पर फायरवॉल इनेबल रखें और डिवाइसेस अप टू डेट रखें। क्लाउड पर डेटा स्टोर करते हुए एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करें। समय समय पर अपना ज़रूरी डेटा बैकअप करते रहें और किसी सुरक्षित जगह उसे स्टोर करें। अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी का ख्याल रखें और उन्हीं ब्राउजर या प्लगइन्स का इस्तेमाल करें जिनका फोकस प्राइवेसी पे हो। अनचाहे पॉपअप्स को ब्लॉक करने के लिए पॉपअप ब्लॉकर का इस्तेमाल करें। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी पब्लिक साइट पर भरते हुए ध्यान रखें कि वो साइट आधिकारिक हो और अनसिक्योर ना हो। किसी भी अनजान व्यक्ति से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। फोन में स्क्रीन लॉक जरूर एक्टिवेट रखें। अपने सिस्टम को अपडेट करते रहें और ऐप डाउनलोड करते वक्त ध्यान रखें कि वो फर्जी ना हो। अपने डिवाइस में एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर रखें। सोशल मीडिया पर सोच समझकर अपनी पर्सनल जानकारी शेयर करें और प्राइवेसी ऑप्शन से कंट्रोल करें कि आपकी दी गई जानकारी कौन देख सकता है। नाजुक और ज़रूरी जानकारी ऐसे ही मैसेज ऐप पर शेयर करें जो एन्क्रिप्टेड हो। मुश्किल और यूनिक पासवर्ड मैनेज करने के लिए पासवर्ड मैनेजर की मदद लें। अपने सभी ऑनलाइन अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट चेक करते रहें कि कहीं कुछ डिफरेंट गतिविधि तो नहीं हुई है। इसके बावजूद आप अगर किसी अपराध, फ्रॉड या मानसिक यंत्रणा के शिकार हो जाते हैं तो आप उसकी शिकायत इन तरीकों से कर सकते हैं। पहला, सभी सोशल मीडिया साइट्स के कम्युनिटी रूल्स हैं जिनका उल्लंघन करने पर किसी यूजर को सस्पेंड या बैन किया जा सकता है। उसके लिए रिपोर्ट करने का तरीका बहुत आसान होता है और आपको रिपोर्ट करने के लिए ऑप्शन मिलता है। कुछ केसेस में आप संबंधित व्यक्ति को ब्लॉक करके भी संभावित अपराध को रोक सकते हैं। भारत सरकार ने साइबर क्राइम रिपोर्ट के लिए एक नेशनल पोर्टल बनाया है जिस पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये पोर्टल साइबर अपराध की शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने के लिए पीड़ितों या शिकायतकर्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। ये पोर्टल केवल साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों के लिए है। इस पर आप मोबाइल क्राइम्स, ऑनलाइन और सोशल मीडिया क्राइम्स, ऑनलाइन फाइनेंशियल धोखाधड़ी, रैंसमवेयर, हैकिंग, क्रिप्टो करेंसी क्राइम्स और ऑनलाइन साइबर दुर्व्यापार जैसे साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों की सूचना दे सकते हैं। इस पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों या पुलिस द्वारा शिकायतों में उपलब्ध सूचना के आधार पर निपटाया जाता है। जल्दी कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज करते समय सही और सटीक डिस्क्रिप्शन जरूर दें। आपातकालीन स्थिति में या साइबर अपराधों के अलावा अन्य अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए आप स्थानीय पुलिस से संपर्क करें। राष्ट्रीय पुलिस हेल्पलाइन का नंबर 100 है और राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन का नंबर 181 यानी 181 है। इस पोर्टल पर शिकायत करने के लिए आपको इनमें से कोई साक्ष्य साथ में देना होता है। क्रेडिट कार्ड रसीद, बैंक स्टेटमेंट,
लिफाफा यानी प्राप्त पत्र अथवा मेल कुरियर के माध्यम से कोई वस्तु प्राप्त हुई हो अगर, ब्रोशर या पैम्फलेट, ऑनलाइन ट्रांसफर की रसीद, ईमेल की कॉपी, वेब पेज का यूआरएल, बातचीत का स्क्रीनशॉट अगर आप उपलब्ध करवा सके, संदिग्ध मोबाइल नंबर का स्क्रीनशॉट, वीडियो, फोटो, किसी प्रकार के अन्य दस्तावेज जो एविडेंस के तौर पर काम करे। ध्यान रखें, शिकायत झूठी पाई जाने पर आपको कानून के मुताबिक पनिश किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल के अलावा सभी राज्यों के अपने साइबर क्राइम संबंधी शिकायत के विभाग हैं और जैसा हमने पहले बताया, आप पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं और आपको किसी भी अपराध की तरह साइबर अपराध की एफआईआर भी दर्ज करानी होती है। सरकार के अलावा कई गैर सरकारी संस्थाएं भी हेल्पलाइन के जरिए तुरंत मदद करती हैं। हम यानी साइबर पीस फाउंडेशन भी उनमें से एक हैं। अगर आपको कभी ऐसी किसी मदद की अनफॉर्चुनेटली ज़रूरत पड़ जाए तो आप helpline@cyberpeace.net पर मेल लिखकर या 9570000066 पर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके काम की होगी। ऐसी ही और जानकारियां आपको मिलती रहेंगी साइबर पीस एकेडमी में। हमसे जुड़े रहिए। शुक्रिया।